प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए चीन से मदद की उम्मीद लगाई है। पाकिस्तान में इसी साल आई शहबाज शरीफ की नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है। BRI में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPCB है। ये करीब $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये 3000 किलोमीटर की नेटवर्क परियोजना है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के ग्वादर और कराची बंदरगाहों को चीन के जिनजियांग क्षेत्र को जोड़ना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2013 में BRI पर हस्ताक्षर किए थे। अब नवाज के भाई शहबाज शरीफ चीन के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में ARY के हवाले से बताया गया कि शहबाज शरीफ के 4 से 7 जून तक चीन की आधिकारिक यात्रा करने की उम्मीद है। अपनी 4 दिवस की राजकीय यात्रा के दौरान शरीफ चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान खासतौर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। शहबाज शरीफ सरकार ने कई BRI परियोजनाओं को पूरा किया है। इसमें ग्वादर में जल आपूर्ति परियोजना और ईरान से बिजली ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। इससे CPC के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता में चीनी विश्वास बहाल हुआ है। पाकिस्तान के प्रमुख वित्तीय ऋणदाता चीन ने आर्थिक संघर्षों के बीच देश को दिवालिया होने से बचाने में मदद की है। CPC की 10वीं वर्षगांठ का चिन्हित करते हुए चीन ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए 5 नए गलियारों की घोषणा की है। इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए शरीफ ने चीन जाने की उम्मीद है। चीनी अफसरों के साथ हाल में ही पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने भी बैठक की थी। इस दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर तेजी से आगे बढ़ने पर चर्चा हुई है। इकबाल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए जिम्मेदार समिति के सह प्रमुख भी हैं। इकबाल ने बैठक में चीन के सामने 9 ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का रखा। उसमें $17 अरब से ज़्यादा का खर्च होगा। इसमें ऊर्जा योजनाओं की $4.5 अरब की लागत भी शामिल है। CPC के पहले चरण में $25 अरब की परियोजनाएं शामिल थी। इसमें बिजली संयंत्र भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान की बिजली संकट को कम किया। हाल ही में पाकिस्तान के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लंबे समय से विलंबित रेलवे उन्नयन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके बजट को हालांकि $10 बिलियन से घटाकर $6.8 बिलियन कर दिया गया। इसके पहले फेज़ में कराची को मुल्तान से जोड़ा जाएगा। आइए हम बात करें इसराइल की। अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चेतावनी के बावजूद इजरायली सेना ने गाज़ा के दक्षिण शहर रफ़ा पर हवाई हमले किए हैं। फ़लस्तीनी स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि रफ़ा में विस्थापित लोगों के लिए बने तंबुओं पर इसराइल के हवाई हमलों में 45 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। मृतकों में ज़्यादातर महिलाएं बच्चे शामिल हैं, जबकि कई लोग हमले में घायल हुए हैं। सोमवार तड़के हुए हवाई हमले उत्तरी गाज़ा से विस्थापित लोगों के शिविरों पर हुए। रविवार शाम से शुरू हुए इन हमलों से पहले वैश्विक अदालत ICC ने इसराइल को रफ़ा में सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश देते। इस माह की शुरुआत में इसराइली हमले से पहले तक रफ़ा में गाज़ा की आधी से ज़्यादा आबादी ने शरण ली हुई थी। इलाकों में हज़ारों लोग अब भी रह रहे हैं, जबकि बहुत से लोग यहाँ से भाग निकले हैं। सबसे बड़े हवाई हमले की फुटेज से इलाके में भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि किया, कहा है उसने हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया है। इसमें हमास के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने बताया कि वह नागरिकों को इस क्षति की जांच करेगी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को यहां तेज होते अभियान की जानकारी दी गई। फ़लस्तीनी रेड क्रिश्चियन सोसाइटी के प्रवक्ता ने बताया कि इजरायली सेना के हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। दरअसल रफ़ा के तल अल सुल्तान में खोज अभियान सोमवार शाम तक जारी रहा। सोसाइटी ने दोहराया कि इसराइल ने खुद इस इलाके को एक मानवीय क्षेत्र नामित किया था। यहाँ इसराइल ने पूर्व में लोगों को शरण के लिए कहा था। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ गया है। फ़लस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इसराइल बलों ने दक्षिणी वेस्ट बैंक शहर शायर के पास एक 14 वर्षीय लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी। इसराइली सेना ने कहा कि बेत इनून जंक्शन पर इसराइली बलों पर चाकू से हमला करने की कोशिश के बाद इस फ़लस्तीनी को गोली मारी गई। ब्रसेल्स, यूरोपीय संघ यूनियन के सदस्य आयरलैंड व स्पेन द्वारा फ़लस्तीन को देश की राजनयिक मान्यता देने के बाद से इसराइल EU के रिश्तों में भी गिरावट आई है। स्पेन ने सुझाव दिया कि रफ़ा में लगातार हमलों के लिए इसराइल के विरुद्ध प्रतिबंधों पर विचार होना चाहिए। इस पर इसराइली विदेश मंत्री कॉर्ड्स ने कड़ी आपत्ति जताई है। आइए अब हम गर्मी के प्रकोप के बारे में बात करें। उत्तर भारत के साथ साथ राजधानी दिल्ली भी भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में कई जगहों पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। यहाँ नरेला में तापमान 49.9 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री, नजफगढ़ में 48.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी का निवासियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है
और विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के कारण हरियाली की कमी और सीधी धूप बता रहे हैं। मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 5 डिग्री अधिक है। मुंगेशपुर मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री अधिक है। सभी मौसम केंद्रों में इन क्षेत्रों में दैनिक आधार पर सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजधानी मंगलवार को रेड अलर्ट पर रही है और यहाँ पिछले 3 दिनों से लू चल रही है। स्काईमेट वेदर में मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने स्थिति की व्याख्या करते हुए कहा है कि खाली भूमि वाले खुले क्षेत्रों में विकिरण अधिक होता है। सीधी धूप और छाया की कमी इन क्षेत्रों को असाधारण रूप से गर्म बनाती है। पलावत ने बताया कि हवा की दिशा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा जब पश्चिम से हवा चलती है तो ये इन क्षेत्रों को सबसे पहले प्रभावित करती है, क्योंकि ये भारी इलाके हैं, इसलिए यहाँ तापमान तेज़ी से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि तापमान 46 से या 46.5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और 47 डिग्री तक पहुँच सकता है, लेकिन सफदरजंग जैसे मानक स्टेशन में, जहाँ से हम राजधानी का मानक तापमान मानते हैं, और 49 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँचेगा। भारत मौसम विज्ञान IMD के क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि नजफगढ़ जैसी जगहों पर कई कारणों से तापमान में तेज वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारी इलाके राजस्थान से गर्म हवाओं की चपेट में आने वाला पहला क्षेत्र है। उन्होंने कहा अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की आशंका है। दिल्ली के कुछ हिस्से विशेष रूप से इन गर्म हवाओं के जल्दी आने के प्रति संवेदनशील है, जिससे पहले से ही गंभीर स्थिति और ख़राब हो सकती है। मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ जैसे इलाके गर्म हवाओं का सबसे पहले सामना करते हैं। एक अन्य मौसम विशेषज्ञ चरण सिंह ने कहा कि खुले क्षेत्र और बंजर भूमि बढ़ते विकिरण के कारण उच्च तापमान में योगदान दे रहे हैं। नजफगढ़ के राजीव विहार के निवासी राकेश कुमार ने कहा कि उच्च तापमान और गर्म शुष्क हवा क्षेत्र के लोगों को बीमार कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ अपनी बाइक से मध्य दिल्ली आता जाता हूँ। सभी सावधानियों को बरतने के बावजूद मुझे लू लगने के कारण तेज बुखार और शरीर में दर्द हो रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित LNJP अस्पताल में लू के कारण प्रभावित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। लोक नायक अस्पताल की डॉक्टर रितु सक्सेना ने कहा कि हमने इस सप्ताह गर्मी से प्रभावित कई मरीज देखे हैं। अकेले कल हमारे पास लगभग 10 मरीज आए जो लू से प्रभावित थे। बुखार, सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण आम हैं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि लोगों को खासकर उस समय घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए जब गर्मी चरम पर होती है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। मौसम अधिकारियों ने यह भी कहा कि राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक लू चलेगी, जिसके बाद उत्तर भारत में एक नया मौसम विक्षोभ आएगा, जिसका असर राजधानी पर भी पड़ेगा। आइए अब हम ताइवान की तरफ चलें। ताइवान में नए राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण में के जवाब में चीन द्वारा आसपास के क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करने के तुरंत बाद अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नए नेता से मुलाकात कर अपना समर्थन जाहिर किया। अमेरिकी कांग्रेस में ताइवान कॉकस के सह अध्यक्ष प्रतिनिधि एंडी बार ने कहा कि अमेरिका ताइवान की सेना, कूटनीति और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। केंटकी के प्रतिनिधि ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा अमेरिका ताइवान में यथास्थिति और शांति बनाए रखना चाहता है। इसको लेकर अमेरिका, ताइवान या फिर दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ताइवान के नए विदेश मंत्री लिन चियालुंग ने हाल ही में चीन द्वारा किए गए सैन्य अभ्यासों पर गौर करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से एकजुटता का संकेत दिखाने के लिए मुलाकात करने का आह्वान किया था। प्रतिनिधिमंडल में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने किया। पिछले वर्ष अप्रैल में ताइवान की यात्रा के बाद रिपब्लिकन पार्टी के टेक्सास प्रतिनिधि पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।